24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होते ही इन सारे कंट्रीज ने मिलकर रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। वो रशियन इकोनॉमी को मिट्टी में मिलाना चाहते थे। ब्रिटेन ने तो यह तक कह दिया था कि इन सारे सैंक्शन से वो रशिया को इकोनॉमिक डार्क एज में धकेल देगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो देखो, इकोनॉमिक डार्क एज तो दूर की बात, रशियन इकोनॉमी में तो इस वॉर के वजह से गोल्डन एज आ चुका है। लेकिन वहीं पर दूसरे साइड में आज वेस्टर्न कंट्रीज का क्या हाल है? पूरे ईयू में इन्फ्लेशन आ चुका है। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इन सारे वेस्टर्न पावर्स में तो जगह जगह प्रोटेस्ट, भूखमरी छाई हुई है। सो सवाल यहां पर यह उठता है कि रशिया ने यह मास्टर स्ट्रोक आखिर कैसे खेला? एक जंग जो उसे बर्बाद करने के लिए शुरू की गई थी, उससे रशिया ने अपने ही दुश्मनों को कैसे बर्बाद कर दिया? यस, ये पूरी जंग एक तरह से स्क्रिप्टेड थी यूएसए और ईयू द्वारा, जिसमें यूक्रेन को सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया था कुर्बान होने के लिए। ऑन द अदर हैंड, रशिया तो खुद ये जंग लड़ना भी नहीं चाहता था। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की काफी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। 2013 तक तो दोनों देश एक दूसरे को भाई बुलाते थे, लेकिन ईयू और यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इन दोनों भाइयों को सौतेला भाई बना दिया। टू द एक्सटेंट कि ईयू ने तो यूक्रेन में एक पॉलिटिकल कू भी करवाया और उसी के सहारे यूक्रेन के भीतर अपनी एक पपेट गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश कर दी थी। लेकिन ट्रूली मेरे हिसाब से रशिया यूक्रेन वॉर पूरी दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड वॉर बन गया है। किस हद तक ये स्क्रिप्टेड है बाय यूएसए एंड ईयू और असली रियलिटी कैसे उससे कोसों दूर है, आज मैं एग्जैक्टली यही आपके सामने रखने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। सो वॉर शुरू होते ही यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए ने रशिया पर फ्यूल और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इन्होंने रशियन इकोनॉमी को कोलैप्स करने के लिए रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बाहर निकाल दिया। We commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. मतलब उन्होंने रशिया पर डॉलर्स यूज करने पर बैन लगा दिया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जिन भी कंट्रीज ने उस पर सैंक्शंस लगाए, आज उनकी हालत वाकई में काफी खराब हो चुकी है। लेकिन इट डजंट स्टॉप ओवर हियर कि आखिर यूएसए और ईयू ने यूक्रेन को वॉर में क्यों ढकेला? उनका इसमें क्या फायदा था? वेल, यूएसए का मैं भी समझ सकते हैं, नेटो के लिए इस जंग में घुसा होगा या फिर वेपन्स बेच पाने के बहाने से। लेकिन ईयू को इससे क्या फायदा होता? वेल, जो फायदा उठाना था वो ऑलरेडी उन्होंने उठा लिया। जैसे मैंने कहा, रशिया कभी ये वॉर लड़ना ही नहीं चाहता था और यूक्रेन तो बस एक पपेट है। और फिर आप ये भी जानते हो कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक टाइम पर काफी गहरी दोस्ती थी, इतनी गहरी कि आज जिस क्रीमिया रीजन को कब्जा करने के लिए रशिया को क्रिटिसाइज किया जाता है, वो क्रीमिया रीजन रशिया ने 1954 में यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था। यस, क्रीमिया रशिया का ही पार्ट था, बट दोस्ती की निशानी के तौर पर रशिया ने उसे यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया था और यूक्रेन भी रशिया पर उतना ही भरोसा करता था। जब न्यूक्लियर बैन ट्रीटी के अंडर यूक्रेन को उसके न्यूक्लियर वेपन्स सरेंडर करने कहा गया, तब यूक्रेन ने भी अपने वेपन्स रशिया को ही सौंपे थे। तो फिर आज इन दोनों में इतनी दुश्मनी कैसे हो गई? वेल, ये जानने के लिए ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। तब रशिया और यूक्रेन भी अलग हुए थे, लेकिन इस बंटवारे में कई रशियन स्पीकिंग लोगों को यूक्रेन में ही रहना पड़ा था और इसीलिए यूक्रेन अलग होने के बाद भी वहां पर प्रो रशियन सेंटिमेंट्स स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से 1991 में अलग होने के बाद भी रशिया यूक्रेन को एक बड़े भाई जैसे इन्फ्लुएंस करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में रशिया का इन्फ्लुएंस कम होता चला गया, क्योंकि वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन अभी भी उनके ईस्टर्न पार्ट में रशिया का ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था, क्योंकि इस एरिया में रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा थी। सो 2014 तक भी रशिया और यूक्रेन के रिश्ते काफी अच्छे ही थे। लेकिन 2014 में इनके रिलेशन में एक ऐसा नया मोड़ आया जिसने यूक्रेन को हमेशा के लिए रशिया का दुश्मन बना दिया। नहीं, मैं क्रिमियन इन्वेजन की बात नहीं कर रहा हूं, एक पॉलिटिकल टर्मोइल जिसने एक्चुअली में इनके रिश्ते खराब किए। सो साल 2013 में वेस्ट ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का न्योता दिया। अब इस एग्रीमेंट के साइन होने से यूरोप को दो फायदे थे। एक, यूरोप के जीरो टैरिफ्स यानी कि इंपोर्ट टैक्सेस में उनके इंडस्ट्रीज के लिए एक मेजर रॉ मटेरियल सप्लायर उन्हें मिल जाता, जो कि यूक्रेन है, और दूसरा, उन्हें एक नए मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता। बट उस समय के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के वजह से ऐसा नहीं हो पाया। विक्टर ने यूरोपियन यूनियन के ऑफर को रिजेक्ट तो किया, बट इस
इसका एकदम उल्टा करते हुए उन्होंने रशिया के यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन कर लिया। बेसिकली यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यूएसएसआर टूटने के बाद जो भी रशिया से निकले कंट्रीज है उनका एक ट्रेड ग्रुप है। सो यूक्रेन ने जैसे ही इस ग्रुप को ज्वाइन किया, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को बुरा लग गया और उन्होंने ये ठान ली कि वो यूक्रेन को अपने झांसे में मैनिपुलेट करके रहेंगे। सबसे पहले इन वेस्टर्न कंट्रीज ने वेस्टर्न यूक्रेन में रहने वाले लोगों के थ्रू पूरे यूक्रेन में प्रोटेस्ट करवाए, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड हो चुके थे। जिसके बाद मेजर फ्रेंच न्यूज आउटलेट्स ने इन प्रोटेस्ट को यूएस बैक्ड बताया। यूएस और ईयू बैक्ड इन प्रोटेस्ट ने इतना वायलेंट रूप ले लिया कि इसमें 100 से भी ज्यादा सिविलियंस मारे गए थे। इसे देखकर तब के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर को मजबूरन हार माननी पड़ी और उनको प्रोटेस्ट लीड कर रही ऑपोजिशन पार्टी यूरोपियन सॉलिडरिटी के हेड पेट्रो पोरोशेंको के हाथों रूलिंग गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा। यानी कि दुनिया में खुद को डेमोक्रेसी के फ्लैग बेरर्स बताने वाले वेस्ट ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का सीधा सीधा कू करवा दिया अपने इलीगल फंडिंग्स के जरिए। उनके प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले उन्होंने अपने आका यूरोप से किया वादा पूरा किया। बेसिकली उन्होंने यूक्रेन यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। एज अ रिजल्ट यूरोप को अब यूक्रेन से जो चाहिए था वो सब मिलना चालू हो गया, जैसे आयरन, स्टील, माइनिंग प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ एकदम कम भाव में मिलने लगा। ये आप इससे समझ सकते हो कि जहां पर 2014 के पहले रशिया यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, बट इसके बाद ईयू यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। बट न्यूली पावर में आए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट पेट्रो ने यूरोप को खुश करने के चक्कर में अपने नेबर और पुराने दोस्त रशिया से ही दुश्मनी लेना चालू कर दी थी। पहला डिस्प्यूट चालू हुआ यहां इस मैप में दिखने वाली रशियन गैस पाइपलाइन से, जो यूक्रेन से होते हुए यूरोप जाती है। रशिया इस पाइपलाइन का रेंट पे करता था। इनफैक्ट पिछले 2 सालों से दोनों कंट्रीज के बीच वॉर होने के बाद भी रशिया सालाना 1 to 1.5 बिलियन डॉलर्स का एनुअली रेंट यूक्रेन को पे कर रहा है। उनके प्रेसिडेंट ने तो इस रेंट को बढ़ाया भी था, बट पावर में आने के बाद उन्होंने यह भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि यूक्रेन को इस पाइपलाइन की 51% ओनरशिप दे दो। इसके जवाब में रशिया ने यूक्रेन को उधार में दिए नेचुरल गैस के बिल को चुकाने कहा और इस पॉइंट से दोनों देशों के बीच रिलेशंस खट्टे होने लग गए। लेकिन रशिया यूक्रेन के रिलेशंस में फाइनल ब्लो 9 जुलाई 2016 को आया, जब नेटो और यूक्रेन ने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस पैकेज साइन किया। अब ये तो सिर्फ नाम के लिए असिस्टेंस पैकेज था, क्योंकि अगर आप खुद व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर देखोगे तो इस असिस्टेंस पैकेज के नाम पर यूक्रेन के लिए $335 बिलियन के वेपन्स दिए गए थे। अब नेटो क्या है और रशिया उससे क्यों चिढ़ता है, ये आज क्लास 6 का भी बच्चा बता देगा। ये 30 कंट्रीज का यूएस लेड मिलिट्री ग्रुप है। यूक्रेन को नेटो में ऐड करके रशिया के आसपास अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, उसे कंटेन और कंट्रोल करना चाहता है और इसीलिए वो यूक्रेन को एड दे रहा था। बेसिकली आप इस मैप को देखकर समझ सकते हो कि नेटो फोर्सेस के यहां आते ही रशिया का इतना लंबा बॉर्डर डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है। अब ऐसे में रशिया ने ओपनली कई बार यूक्रेन के साथ साथ डायरेक्टली यूरोप से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो यूक्रेन को नेटो में इंक्लूड ना करे, बट वेस्ट नहीं माना। नेटो ने इसके बावजूद यूक्रेन को ग्रुप ज्वाइन करने की ऑफर दे दी। लेकिन फिर यहां पर सवाल यह आता है कि यूक्रेन क्यों खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो इस जंग के लिए राजी कैसे हुआ? वेल, एक सिंपल से टीवी सीरीज के वजह से। बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने तो यूक्रेन को सिर्फ जंग के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ा था, एक टिपिंग पॉइंट तक लेकर गए थे, बट यूक्रेन की ही एक टीवी सीरीज ने यूक्रेन को सीधा जंग लड़ने पर उतार दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी है, साल 2015 में यूक्रेन में एक टीवी सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। इस टीवी सीरीज की स्टोरी लाइन बेसिकली एक आइडियल प्रेसिडेंट कैसे होना चाहिए उस पर बेस्ड थी। अब ये सीरीज इतनी फेमस हो गई कि अगले ही साल 2016 में इस सीरीज के कॉमेडियन एक्टर सेम सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम से एक पार्टी स्टार्ट करते हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। और जानते हो वो कॉमेडियन एक्टर कौन है? वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की। अब ज़ेलेंस्की भी प्रो वेस्ट ही थे शुरुआत में। उन्होंने तो पावर में आते ही डायरेक्टली नेटो ज्वाइन करने की बात कर दी, जबकि यूक्रेन नेटो के आर्टिकल 5 के हिसाब से एलिजिबल ही नहीं था। बट वेस्ट के झांसे में आकर उन्होंने अपने देश को वॉर में ढकेल दिया। अब गाइस यहां पर रशिया से ना हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिलती है, हम इंडियंस को भी और हमारे देश इंडिया को भी। और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं इस टॉपिक के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्टीमेटली ये सब दुनिया भर के चर्चे तो चलते रहेंगे, लेकिन अंत में पर्सनल लेवल पर हमें इससे कुछ प्रैक्टिकल सीख मिलनी चाहिए,
कुछ ऐसे आइडियाज जो हमारी लाइफ और हमारे देश को अपलिफ्ट कर सकते हैं। रशिया ने यहां पर बिल्कुल सिंपल दाव खेला। उसने अपनी उन काबिलियतों और विशेषताओं को परखा जो उसमें यूनिक और एक्सक्लूसिव थी, और क्योंकि रशिया की ये यूनिक काबिलियत दुनिया भर में रेयर थी, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रीमियम हो गई। और फिर रशिया ने उन्हें एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में अपनी मोनोपोली बना दी, यानी अपने पर उनकी डिपेंडेंसी क्रिएट करवा दी। और फिर दूसरे देशों को मजबूरन उसके सामने सो कॉल्ड सैंक्शंस लगाने के बाद भी झुकना ही पड़ा। दूध देने वाली भैंस के लात भी आखिर सहने पड़ते हैं। ऐसी सिमिलर सीख हमें नेदरलैंड्स जैसी एक छोटी कंट्री भी देती है। यह कंट्री इतनी छोटी है पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली मशीन्स मैन्युफैक्चर करने में इसकी मोनोपोली है। मतलब अगर इसने वो मशीन सप्लाई करना बंद कर दिया तो दुनिया में इस्तेमाल हो रहे सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, राइट फ्रॉम आपका मोबाइल फोन से लेकर लॉन्च हो रहे सैटेलाइट्स तक, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अब जरा सोचो, क्या कोई कंट्री डायरेक्टली इससे लड़ना चाहेगा या उसे दबाना चाहेगा? और हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। Everything starts from identifying your strengths and playing on it. अपने वीकनेसेस पर कंपीट करने की कोशिश करना हारने वाली स्ट्रैटेजी है।